वेलकम दोस्तों। आज हम सिफिलिस की बीमारी के बारे में बात करेंगे। आप आगे क्या जानोगे? वीडीआरएल, टीपीएचए और आरपीआर का टेस्ट का सिफिलिस की बीमारी में क्या महत्व है? क्या सफल इलाज के बाद वीडीआरएल रिपोर्ट नेगेटिव हो जाती है? सिफिलिस का इलाज कैसे करते हैं? सिफिलिस कैसे फैलता है? एक्सपोजर से कितने दिन बाद रिपोर्ट कराना चाहिए? सिफिलिस के क्या लक्षण होते हैं और उसके कितने स्टेज होते हैं? सिफिलिस का निदान के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या एक बार अनजान व्यक्ति से असुरक्षित संबंध से सिफिलिस हो ही जाता है? किसको टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है? और आखिर में क्या सिफिलिस मिट सकता है या नहीं? सबसे पहले देखते हैं वीडीआरएल टेस्ट क्या है। वीडीआरएल टेस्ट का फुल फॉर्म वायरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, जिस संस्था ने इन्वेंशन किया था, उसके आधार पर इस टेस्ट का नाम रखा है। यह टेस्ट सिफिलिस नाम की बीमारी के लिए करते हैं। सिफिलिस बीमारी ट्रेपेनोमा पैलिडम नाम का बैक्टीरिया से होती है और जिस इंसान के अंदर ये बैक्टीरिया जाता है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बनता है इसके खिलाफ, और इसके खिलाफ ये एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए वीडीआरएल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह टेस्ट नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ये सिर्फ ट्रेपेनोमा पैलिडम जो सिफिलिस का बैक्टीरिया उसी के एंटीबॉडी को डिटेक्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि किसी और किस्म का भी बैक्टीरिया तो किसी और चीज़ भी है बॉडी में, तब भी ये रिपोर्ट पॉजिटिव आता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है ट्रेपेनोमा पैलिडम के लिए। तो क्या वीडीआरएल का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है? यदि किसी का रिपोर्ट वीडीआरएल पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब होता है कि उसको सिफिलिस बीमारी हो सकती है, होने की संभावना है, लेकिन होगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए पॉजिटिव वीडीआरएल इज इक्वल टू सिफिलिस ऐसा नहीं होता। ये सिफिलिस हो भी सकता है और ना भी हो। तो पॉजिटिव वीडीआरएल फाइनल होती है या उसको किसी और टेस्ट से कंफर्म करना होता है। तो यदि किसी का रिपोर्ट वीडीआरएल पॉजिटिव आता है तो सिफिलिस के लिए फाइनल रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। उसको कंफर्म करने के लिए आपको टीपीएचए नाम का रिपोर्ट कराने की आवश्यकता होती है, जिसका फुल फॉर्म है ट्रेपेनोमा पैलिडम हिम एग्लूटिनेशंस। अब इलाज को मॉनिटरिंग करने के लिए, यानी कि इलाज से सही हुआ है कि नहीं हुआ, वो जानने के लिए आपको इलाज चालू करने से पहले कौन सा रिपोर्ट कराने की आवश्यकता होती है। तो कोई भी इंसान का टीपीएचए का रिपोर्ट पहले वीडीआरएल का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उसको कंफर्म किया टीपीएचए से, यदि वो भी पॉजिटिव आया तो आपको सीधा इलाज चालू नहीं करना है। इलाज चालू करने से पहले वीडीआरएल का टाइटर चेक करना है, मतलब उसकी मात्रा चेक करनी है। वो आरपीआर मेथड से चेक होता है। तो मान लो किसी का आरपीआर मेथड से टेस्ट कराया और वो उसका वैल्यू 1:32 आया, ठीक है, तो वो उसका टाइटर हुआ। तो कंफर्म हो गए, मान लो कि टाइटर भी करा लिया। तो अब सिफिलिस का इलाज कैसे करते हैं? आमतौर पर सिफिलिस का इलाज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका पेनिसिलिन इंजेक्शंस होता है। यदि कहीं पर वो उपलब्ध नहीं है तो उसके ऑप्शन में डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम सुबह शाम 14 दिन के लिए लेना होता है। लेकिन ये सेकंड ऑप्शन है डॉक्सीसाइक्लिन, पहला ऑप्शन से पेनिसिलिन इंजेक्शंस, जिसमें आपको करीब कुल मिला के 3 बार इंजेक्शंस लेने के लिए जाना होता है। और आप जब भी इंजेक्शन लेने के लिए जाते हो तो तब हर बार आपको पेनिसिलिन से रिएक्शन होने की संभावना तो नहीं है। उसके लिए पहले वही इंजेक्शंस की थोड़ी मात्रा आपके चमड़ी के अंदर डालकर उसका वेट करना है आधा घंटे से 1 घंटा, और वो नॉर्मल होता है तो फिर आपको इसके बटक्स में वो इंजेक्शंस दिया जाएगा। और एक बार जब इंजेक्शन देने जाते हो
तो दोनों बटक्स में पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। तो एक विजिट में 2 इंजेक्शन देंगे और ऐसे कुल मिला के 3 विजिट होगी एक हफ्ते के अंतराल पे। तो आपको कुल इंजेक्शन 3 बार लेना होगा और कुल इंजेक्शन लगेंगे 6। तो क्या सफल इलाज के बाद वीडीआरएल रिपोर्ट नेगेटिव हो जाती है? तो आमतौर पर लोग ऐसा ही मानते हैं कि एक बार मैंने इंजेक्शन लिया तो मेरा रिपोर्ट क्यों नेगेटिव नहीं हो रहा। तो समझिए यहाँ पर हमने आगे देखा कि वीडीआरएल रिपोर्ट आपका एंटीबॉडी चेक करता है, आपका बैक्टीरिया नहीं चेक करता। तो आप इंजेक्शंस लोगे तो आपके बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो उस बैक्टीरिया के खिलाफ में जो बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया है वो ख़त्म हो भी सकता है और ना भी हो। तो आपका वीडीआरएल का रिपोर्ट नेगेटिव आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन इससे एक पक्का कुछ नहीं होता कि आपका रिपोर्ट इलाज सफल हुआ है कि नहीं हुआ। इलाज सफल हुआ है कि नहीं हुआ वो जानने के लिए आपको वीडीआरएल का रिपोर्ट नहीं कराना है। यदि वीडीआरएल रिपोर्ट नेगेटिव नहीं होता तो इलाज की सफलता कैसे पक्की करें? तो इलाज की सफलता पक्की करने के लिए आपको वापस टाइटर कराना है 6 महीने के बाद। आपका इंजेक्शन्स का जो कोर्स है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद वापस आपको वीडीआरएल बाय आरपीआर टाइटर कराना है। और मान लें कि एग्जाम्पल के तौर पर आपका शुरुआत इलाज से पहले टाइटर आया था 1:32, तो 1/4 हो जाना चाहिए, मतलब वो 1:8 से कम हो जाना चाहिए। यदि चौथाई हो जाता है तो आपका इलाज सफल है। बाद में भले ही आपका वीडीआरएल रिपोर्ट पॉजिटिव आता हो, लेकिन आपको उस चौथाई वीडीआरएल टाइटर होने के बाद ये पक्का हो जाता है कि आपका इलाज सही से हुआ है, बैक्टीरिया मर चुके हैं और आपको अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सिफिलिस एक एसटीडी है, मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि एक गुप्त रोग है। वो कैसे होता है? ट्रेपोनोमा पैलिडियम नाम की बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया किसी इंसान के अंदर है और इसके साथ कोई असुरक्षित जातीय संबंध रखता है तो सामने वाले इंसान के अंदर ये जा सकता है। अब सिफिलिस कैसे फैलता है? सिफिलिस 3 किस्म के असुरक्षित जातीय संबंध से हो सकता है: मुख मैथुन, योनि मैथुन, गुदा मैथुन। और उसके अलावा एक और भी कारण है, वह है यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी को सिफिलिस है तो आने वाले बच्चे को डिलीवरी के टाइम पे सिफिलिस हो सकता है। क्या किस करने से सिफिलिस फैलता है? सिंपल किस से सिफिलिस नहीं फैलता, लेकिन यदि कि किस ओरल सेक्स का हिस्सा है तो फिर सिफिलिस इससे फैल सकता है। एक्सपोजर से कितने समय बाद रिपोर्ट करा सकते हो? आपको यदि किसी का एक्सपोजर है और एक्सपोजर हुआ कि उसके बाद आपको चेक कराना है कि आपको सिफिलिस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो रिपोर्ट से जांच करने के लिए आपको कम से कम 28 दिन का इंतज़ार करना है और 28 दिन के बाद आपको अपना सिफिलिस का वीडीआरएल टेस्ट करा सकते हो। सिफिलिस के लक्षण क्या होते हैं और उसके कितने स्टेज होते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में एक या उससे अधिक सख्त, गोल, बिना दर्द और बिना खुजली वाला अल्सर, छाला है तो घाव होगा। वो घाव 3 से 6 हफ्तों तक रह सकता है। यदि कोई इंसान इलाज कराता है या नहीं कराता है वो फिर भी अपने आप ठीक हो जाता है। अब ये घाव यदि किसी से ओरल सेक्स से मुंह एंट्री हुआ है बॉडी में तो ये घाव जीभ पर रहेगा, जबान पर रहेगा। यदि किसी को पेनिस के थ्रू एंट्री हुआ है तो ये घाव पेनिस पर होगा। और यदि किसी को ये घाव सिफिलिस का जो बैक्टीरिया है वो वजाइना के थ्रू गया है तो फिर वजाइना पे ये घाव दिखेगा। अब वो इसका इलाज कराते हैं कि नहीं कराते, वो 3 से 6 हफ्ते बाद वो ठीक हो जाता है। उसके बाद स्टेज 2 के लक्षण क्या होते हैं? चमड़ी या तो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो छाला मुंह का जो अंदर का जो सॉफ्ट स्किन है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, या तो वजाइना या तो रेक्टम, जिस पर रैशेस आते हैं, मतलब काले दाग हो जाते हैं और वो बिना खुजली वाले होंगे। और ये जो सेकंड स्टेज है वो 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक चल सकता है।
जिसमें इसके चमड़े रेशिस के साथ साथ लिम्फ नोड में बढ़ जाना, बुखार होना, सोर थ्रोट होना, हेयर लॉस होना, सिर दर्द होना, वेट लॉस होना, मसल्स पेन या तो बहुत सारी थकान लगना, ऐसे लक्षण स्टेज 2 के अंदर आ सकते हैं। इसकी मात्रा एक इंसान से दूसरे इंसान में कम या ज़्यादा हो सकती है। यहाँ स्टेज 2 में ज़्यादातर एक से ज़्यादा ऐसे जीभ पर छाले दिखने को मिलेंगे। हाथ में जो है ब्लैक डॉट्स वो हाथ में भी दिख सकते हैं, या तो पाँव की जो नीचे की चमड़ी है उस पर भी ऐसे ब्लैक डॉट्स दिख सकते हैं, और बैक पर भी अपनी जो चमड़ी है उस पर भी इस किस्म के स्किन रैशेस आ सकते हैं। उसके बाद स्टेज 2 के बाद आता है लेटेंट स्टेज, जिसमें सालों तक इंसान को कोई भी किस्म की कोई भी तकलीफ नहीं होती, कोई लक्षण नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता। उसके बाद आता है स्टेज 3 के लक्षण, जो इन्फेक्शन से करीबन 10 से 30 साल के बाद आता है, और बिना इलाज भी ज़्यादातर लोगों को ये स्टेज तक नहीं पहुंचते। तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को वीडियो से सिफिलिस की बीमारी हुआ तो हर किसी को स्टेज 3 होगा ही, ऐसा नहीं होता। आप इलाज कराओगे तो नहीं होगा, वो पक्का है। और कोई लोग मान लो नहीं कराते, उसको पता ही नहीं लगता, तब भी वो स्टेज 3 पे पहुंचेगा ही, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। स्टेज 3 है वो गंभीर है, वो हृदय पर, दिमाग पर और आँख पर ज़्यादातर किस्सों में दिखता है। इसके अलावा शरीर के और हिस्सों में भी ये हो सकता है। आमतौर पर देखे जाने वाला न्यूरोसिफिलिस यानी कि दिमाग का सिफिलिस, जिसमें क्या क्या लक्षण होते हैं? तीव्र सिर दर्द, स्नायु और हलन चलन में तकलीफ, पैरालिसिस यानी कि हाथ या पैर का नहीं हिला पाना, सुनपन, याददाश्त में कमजोरी। अब सिफिलिस का निदान के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सिर्फ लक्षण या सिर्फ टेस्ट या दोनों? तो कोई भी ऐसी बीमारी, सिफिलिस ऐसी बीमारी है कि आप सिर्फ ना तो लक्षण के आधार पर किसी को कह सकते हो कि इसको सिफिलिस है, तो इसके लिए आपको टेस्ट का भी सहारा लेना ज़रूरी है। इसीलिए आपको दोनों चीज़ ज़रूरी है, लक्षण और टेस्ट, तभी आप किसी का सिफिलिस का निदान कर सकते हो। एक बार अनजान व्यक्ति से असुरक्षित जातीय संबंध, सिफिलिस होने की संभावना कितनी है? हम यहाँ पे मान भी लेते हैं कि सामने वालों को सिफिलिस की बीमारी है, तब भी इसके सिफिलिस होने की संभावना 3 से 10% होती है, बिना कॉन्डम भी कोई सेक्स करता है तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मान लो किसी सिफिलिस वाले इंसान से असुरक्षित एक बार संबंध किया तो सिफिलिस हो ही जाएगा। तो उसकी संभावना सिर्फ 3 से 10% होती है, 100% नहीं होती। अब सिफिलिस के बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सही उम्र से पहले सेक्स की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मतलब अभी हम देखते कुछ बच्चे 15, 16, 17 साल की उम्र में भी ऐसे सेक्स करते हैं, तो उसकी सही उम्र नहीं है। अपने सेक्स की उम्र जो नॉर्मल होती है वहाँ से सेक्स की शुरुआत करें। सिर्फ एक ही पार्टनर रखें, सेक्सुअल पार्टनर्स। आपके जीवन में जितने कम सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे उतने ही आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने की संभावना कम है। और कंडोम का इस्तेमाल करें, लेकिन कंडोम का इस्तेमाल करने से हमको 100% सिफिलिस से मुक्ति मिलेगी, बचाव मिलेगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अपने शरीर कुछ जगह ऐसे भी होगी कि जहाँ पे सिफिलिस हो सकता है लेकिन वो कंडोम कवर नहीं कर सकता, तो वहाँ पर सिफिलिस होने की संभावना थोड़ी बहुत और भी बाकी बचेगी। अब किसको सिफिलिस के लिए टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है? हर गर्भवती महिला को अपनी प्रेगनेंसी पता चले तो तुरंत एक बार सिफिलिस का टेस्ट कराना चाहिए। जिन लोगों को एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स है, जिन लोगों को कोई और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो एमएसए में मतलब के मैन हु हैव सेक्स विथ मैन यानी कि जो गुदा मैथुन करते हैं, या
यदि आपको पता है कि आपके पार्टनर्स को सिफिलिस की बीमारी है तो इन लोगों को सिफिलिस का रिपोर्ट्स कराना चाहिए। यदि कोई प्रेगनेंसी होती है और सिफिलिस का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो इलाज नहीं कराने पर बेबी पे क्या नुकसान हो सकता है। बेबी का वजन कम हो सकता है, बेबी का डिलीवरी 9 महीने से पहले होने की संभावना हो जाती है। काफ़ी बार बेबी को शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन बेबी का इलाज नहीं कराने पर उसके बेबी को मोतियाबिंदु, सुनने में तकलीफ, खींच ऐसी तकलीफ हो सकती है। क्या सिफिलिस मिट सकता है? तो हाँ, सिफिलिस मिट सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि सिफिलिस मिटने का मतलब ये नहीं है कि वीडीआरएल रिपोर्ट आपका जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव हो जाना है। आपका टाइटर जो आरपीआर टाइटर है, वीडीआरएल टाइटर बाय आरपीआर मेथड, वो 1/4 हो जाना चाहिए। यदि आपका 1/4 हो गया है तो आपके अंदर सिफिलिस की बीमारी मिट गई है, आपको ऐसा मानना है। और उसके बाद ना तो आपको कोई सिफिलिस के कारण कोई तकलीफ होगी और ना तो आपके कोई सेक्सुअल पार्टनर्स को उसके सिफिलिस के बैक्टीरिया जाने की कोई संभावना है। आखिर में मेरा परिचय, मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर कीर्तन रणपरिया। यदि आप मेरे से HIV या तो कोई भी STD रिलेटेड बीमारी के बारे में कंसल्टेशंस करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करिए। आप मेरे से कंसल्टेशंस बुक कराने के बाद आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर सकते हो। हम हर शनिवार और रविवार दोपहर को 1 बजे नया वीडियो के साथ आते हैं, तो देखना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार दोपहर को 1 बजे। आखिर में चेतावनी, यहाँ पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।